हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइटोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे किए बिना। तो आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये वन लीनियर क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? वन लीनियर। डायरेक्ट इनमें क्वेश्चन मिलेगा और थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे, ये ऐसा क्यों है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन रहेंगे 10, ओनली 10 क्वेश्चन है और एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एसिड है जो देखिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट आज का, वह कौन सा एसिड है जो डीएनए, ये यहां पर डीएनए है, जो डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। वह कौन सा एसिड है जो डीएनए सिंथेसाइज यानी डीएनए को सिंथेसाइज करने में और सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है? वो एसिड है फॉलिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉलिक एसिड। और इसका अदर नेम विटामिन B9 भी होता है। कौन सा होता है इसका अदर नेम? ये क्या है इसका अदर नेम? तो हम इसको विटामिन भी बोल सकते हैं। फोलिक एसिड क्या है? एक विटामिन है। नाम क्या है इसी का फोलिक एसिड का? B9। फोलिक एसिड को B9 भी बोलते हैं, विटामिन B9। अब देखिए इसका केमिकल नाम भी होता है। केमिकल नेम होता है इसका टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। टेरोइल ग्लूटामिक एसिड ये इसका केमिकल नेम है। कई बार एग्जाम में केमिकल नेम भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका काम क्या होता है कि ये डीएनए को सिंथेसाइज एवं कोशिका का विभाजन के लिए आवश्यक है। देखिए ये एसिड होता है ना, ये एसिड हीमोग्लोबिन, देखिए हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, ब्लड को बनाने में हेल्प करता है कौन? ये फोलिक एसिड। हमारी बॉडी में ब्लड को बनाने में हेल्प कौन करता है? ये फोलिक एसिड हेल्प करता है। अगर किसी की बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो ये फोलिक एसिड की टैबलेट खाई जाती है, तो ब्लड बनाने में ये हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण। समसूत्रण यानी माइटोसिस, अर्धसूत्रण मियोसिस। समसूत्रण यानी माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो देखिए इसका डायरेक्ट मैंने आंसर लिखे हुए हैं। आज के सब वन लीनियर क्वेश्चन है ये। बाइवेलेंट क्या होता है? बाइवेलेंट यानी युगली। हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे युगली कहते हैं। अब देखिए एक ऐसी फेज होती है म्योसिस, यहाँ पर माइटोसिस एंड म्योसिस के बीच यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सदैव किसकी उपस्थिति के कारण ये भिन्न देखे गए हैं। वो उपस्थिति होती है इस बाइवेलेंट की। जो ये बाइवेलेंट है ये सिर्फ म्योसिस डिवीजन में पाया जाता है। ये जो बाइवेलेंट है किस में पाया जाता है? म्योसिस डिवीजन में। देखिए म्योसिस एंड माइटोसिस डिवीजन के ऊपर मैंने अलग से एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हैं माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, म्योसिस डिवीजन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हुए चलूंगी, पूरा डीपली नहीं। अगर किसी को डीपली देखना है तो मैंने बनाई हुई है वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए बाइवेलेंट देखते हैं। देखिए बाइवेलेंट में ये अलग माने गए हैं दोनों में, यानी डिफरेंस कहाँ देखा गया है? बाइवेलेंट के कारण इनमें डिफरेंस देखा गया है। तो देखिए कैसे। जो म्योसिस में ना, देखिए म्योसिस डिवीजन होता है इसमें 2 साइकिल बनती है, एक म्योसिस 1 एक म्योसिस 2। तो म्योसिस 1 में देखिए जैसे माइटोसिस में 5 स्टेजेस थी, ऐसे ही म्योसिस डिवीजन में भी 5 स्टेज होती है। प्रोफेज, इसमें 2 साइकिल होती है, म्योसिस 1 म्योसिस 2। तो ये मैं किसकी बोल रही हूँ आपको? म्योसिस। म्योसिस डिवीजन में भी म्योसिस साइकिल, म्योसिस फर्स्ट, म्योसिस फर्स्ट के अंदर जो स्टेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज,
एंड एनाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये फेजेस है मियोसिस 1 में। अब देखिए मियोसिस 1 में ये जो प्रोफेज है इसकी भी 5 सब स्टेज होती है। प्रोफेज 1 की ये सब 1 है। मियोसिस 1, मियोसिस 2, 2 साइकिल में ये कंप्लीट होता है मियोसिस डिवीजन। ये सब फर्स्ट है, मियोसिस 1 के अंदर है तो इन सब के सामने फर्स्ट लगेगा। अब ये प्रोफेज 1 की, किसकी? प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस होती है। लैक्टोटीन, मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता रही हूँ। तो देखिए आई थिंक मैंने एक लिया हुआ है। देखिए ये वाली 5 स्टेजेस होती है, किस में होती है ये होती है मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 के अंदर। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस किसकी होती है? इस प्रोफेज 1 की होती है। तो इस प्रोफेज 1 की ये जो मैंने अभी 5 स्टेजेस बताई, इन 5 स्टेज में से जो पैकेटीन स्टेज होती है, जो इसकी पैकेटीन स्टेज होती है, उसमें हमें, उस स्टेज में हमें दिखाई देता है क्रॉसिंग ओवर। क्या दिखाई देता है पैकेटीन में? देखिए जो तीसरी प्रोफेज 1 की सब स्टेज पैकेटीन होती है, इसमें इस स्टेज में बनता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में देखिए क्या होता है, डीएनए, इसमें देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इसमें देखिए क्रोमोसोम, एक पेयर ये होगी क्रोमोसोम की, दूसरी पेयर क्रोमोसोम की देखिए कुछ इस टाइप की होती है। ये ना ऐसे ऊपर वाला क्रोमोसोम और नीचे वाला क्रोमोसोम जॉइंट होते हैं दूसरे वाले पेयर से। अभी देखिएगा इस टाइप से इनके ये ऊपर से जुड़े हुए, ये यहाँ पर ऊपर वाले शीर्ष से दूसरे पेयर का जो क्रोमोसोम है और दूसरे वाले नीचे से, यानी ऊपर से भी और नीचे से जो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जब दो क्रोमोसोम पेयर आपस में जुड़े हुए नजर आए ऊपर से भी नीचे से ही, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसे? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इस प्रोसेस को, जब क्रोमोसोम के ऊपर नीचे से जुड़े हुए होते हैं। अब बाइवेलेंट एक वर्ड आया, ये बाइवेलेंट माइटोसिस डिवीजन में यानी समसूत्रण में ये बाइवेलेंट होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब स्टेजेस किसमें होती है? मियोसिस डिवीजन में ये सब स्टेजेस होती है जो मैंने अभी बताई 5, जिसमें से पैकेटीन है। पैकेटीन में देखा गया है बाइवेलेंट। ये बाइवेलेंट कहाँ पे होता है, कब शो हो रहा है? इस थर्ड स्टेज में, इस थर्ड सब स्टेज में प्रोफेज की पैकेटीन में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो यहाँ पर शो करते हैं इसके बाइवेलेंट होने को। अब देखिए बाइवेलेंट होना कैसा है, 1 2, इस बाइवेलेंट को टेट्राड भी बोलते हैं, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखिए टेट्राड हुए ना, इनको पता है क्या बोलते हैं? ये आधे क्रोमोसोम, इतने आधे क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं, इस आधे क्रोमोसोम को बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिड बोलते हैं। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जब पेयर फॉर्म में, अब देखिए मियोसिस डिवीजन में जब पेयर फॉर्म में क्रॉसिंग ओवर ये हो रहा होता है, तब उस स्टेज में क्रोमेटिड कितने होते हैं? तो देखिए जब मैंने आधे की बात करी तो एक क्रोमेटिड हो गया। तो पूरे को मैं देखूं, पूरे इस एक की मैं बात करूं, इस पूरे एक पेयर की मैं बात करूं तो 1 2 3 4, तो कितने, एक क्रोमोसोम पेयर में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 4। कितने क्रोमेटिड होते हैं? 4 क्रोमेटिड होते हैं। और सेंट्रोमियर कितने होते हैं? देखिए ये बीच में ना, इनके बीच में ऐसे एक गुंड आप देखोगे नोड लाइक स्ट्रक्चर, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। इनके बीच में सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट होते हैं। तो 2 पेयर है, 1 पेयर है, 2 पेयर, तो 2 पेयर में सेंट्रोमियर कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर होते हैं। यहाँ पर देखिए बाइवेलेंट को देखते हुए आपने इतना समझा। अब इसको बाइवेलेंट क्यों बोला? तो देखिए पेयर में ना, ये पेयर में 1 2, यानी एक पेयर में जब ये अलग अलग आप देख रहे हैं,
ये एक पेयर फॉर्म है। किसकी पेयर फॉर्म है? ये क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम में जब पेयर फॉर्म में ये देखे जाते हैं क्रोमोसोम, तो इसके इस स्ट्रक्चर को कब कब बोलते हैं? बाइवेलेंट। जब ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान ऊपर नीचे से जुड़ते हैं 1 2, तो ये बाइवेलेंट फॉर्म इसकी यहाँ क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर देखी जाती है। कब हो रही है बाइवेलेंट? ये बाइवेलेंट जो सिचुएशन देखी गई है कब हो रही है? क्रॉसिंग ओवर के दौरान देखी गई है। कौन सी स्टेज में? प्रोफेज 1 की सब स्टेज में, पैकेटीन में ये देखा गया है। ठीक है, तो इस बाइवेलेंट के कारण ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी समसूत्रण एंड अर्धसूत्रण। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, देखिए, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? यहां पर देखिए, तो ये क्या है? अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फार्मर एंड मुरे ने। फार्मर एंड मुरे ने कब की थी? 1905 में, अर्धसूत्री विभाजन की खोज। अब आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में, यहां पर ये क्वेश्चन है कितने। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इस टाइप के अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में कितने उप अवस्थाएं यानी सब स्टेजेस होती है? उप अवस्थाओं को क्या बोलते हैं? सब स्टेजेस। किसमें? मियोसिस डिवीजन में। अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन। कितनी होती है? ये 5 स्टेजेस होती हैं। टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? 5। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्याज़मेटा सबसे पहले किस समय दिखाई देती है? देखिए, ये क्याज़मेटा कहाँ बन रहा है? ये भी मियोसिस डिवीजन में ही, मियोसिस 1 में प्रोफेज की जो सब स्टेजेस अभी हमने देखी 5, देखिएगा एक बार और, ये जो 5 स्टेजेस है ना, इन 5 स्टेजेस में ही ये क्याज़मेटा बनता है। और कौन से स्टेज में बनता है वो मैं भी आपको यहाँ पर बताऊं। तो देखिए, इसकी ये जो स्टेज होती है ना, डिप्लोटीन, जो ये इसकी 4th नंबर की स्टेज होती है डिप्लोटीन, इस 4th नंबर की स्टेज में क्याज़मेटा बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्याज़मेटा बनता कैसे है। तो देखिए, क्याज़मेटा जो अभी मैंने पेयर फॉर्म आपको क्रोमोसोम की दिखाई थी, सेम ऐसे ही वहां पर वे देखिए, पैकेटीन स्टेज के बाद आता है डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन स्टेज में वहां पर तो वे सिरे मिल रहे थे, उस फॉर्म को बाइवेलेंट बोला गया है, ऊपर से नीचे से जुड़ रहे थे, और उसी स्टेज को क्रॉसिंग ओवर भी बोला, और वे जो वहां पर जो मिल रहे हैं दोनों पेयर, उसको बाइवेलेंट बोला है, क्योंकि 2 पेयर मिल रहे हैं ना दोनों आपस में, तो उसको बोला बाइवेलेंट। और जब वे पेयर आपस में जुड़ रहे हैं ऊपर से भी नीचे से, उसको बोल रहे हैं वहां पर क्रॉसिंग ओवर। जब ये क्रॉसिंग ओवर एक्स शेप में बन जाता है, देखिए, इस टाइप से, देखिए इस टाइप से, देखिए इस टाइप से ये होता है इनका क्रॉसिंग ओवर। देखिए ये एक्स शेप में है ना, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, तो देखिए ये शेप कैसी दिख रही है आपको, यहाँ पर एक्स शेप है ना, तो इस क्याज़मेटा को एक्स शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स शेप। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन एक्स शेप से कैसे पूछा जाएगा, वो कौन सी स्टेज है जो एक्स शेप को शो करती है, तो वो कौन सी स्टेज है? ये डिप्लोटीन स्टेज ही है जो एक्स शेप को शो करती है। और ये क्या बना रही है? क्याज़मेटा। जो ये यहाँ पर आपस में मिल गए हैं, देखिए जो ये यहाँ पर मिल रहे हैं, इस टाइप से इनका ये मिलना हो गया, ये ऐसी एक्स शेप बन रही है ना, तो इसको ही बोला गया है क्याज़मेटा। ये आपस में जो क्रॉसिंग ओवर जो एक्स शेप बन रही है, इसे ही बोलते हैं क्याज़मेटा। क्या बोलते हैं इसे? क्याज़मेटा बोलते हैं।
ठीक है, कहाँ हो रही है ये? डिप्लोटीन स्टेज में हो रही है। डिप्लोटीन क्या है? प्रोफेज 1 की सब स्टेज है डिप्लोटीन, 4th नंबर की। इसमें क्याजमेटा बनता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा विभाजन है जिसमें पित्त कोशिका से गुणसूत्र समान सूत्री कोशिका में जाते हैं? तो देखिए, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन में इन दोनों में से माइटोसिस में ना जितने पित्त सेल के पास यानी जितने पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम होते हैं, सेम उतने ही क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल के पास पहुंचते हैं। तो देखिएगा, ये एक पेरेंट सेल है। क्या है ये? पित्त कोशिका, इंग्लिश में से पेरेंट सेल बोलते हैं। तो इस पेरेंट सेल जब ये मैचुरेशन यानी डिवाइड करने के टाइम ये जब मैच्योर हो जाती है, तो कोई भी सेल डिवाइड करती है कब? जब वो मैच्योर हो जाती है। तो ये मैच्योर होगी, अब इसका डिवाइड करने का टाइम है। ये डिवाइड होगी अपनी 2 डॉटर सेल में। ये जो मैंने बनाई, ये एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में। कौन से वाले डिवीजन कर रहा है? ये माइटोसिस। ये माइटोसिस डिवीजन में होता है कि एक पेरेंट सेल से जितने पेरेंट सेल के पास, मान लीजिए इसके पास 2 पेयर फॉर्म है क्रोमोसोम की, तो जितने पेरेंट सेल के पास ये 4 यानी क्रोमोसोम टोटल कितने? 4 पेयर की बात करें तो 2 पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम है। तो ये 2 के 2 पेयर फॉर्म इन डॉटर सेल के पास पहुंच जाएंगे। तो ये हुआ ना समसूत्री विभाजन, यानी यही इसमें पूछा गया है, जिसमें पित्त कोशिका से गुणसूत्र समान पुत्री कोशिका में पहुंचते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो पेरेंट सेल के पास 4, यहां पर देखिए 4 क्रोमोसोम है। पेयर कितने हैं? 2। तो 2 पेयर है, 2 पेयर ही देखिए इन डॉटर सेल के पास पहुंच गए। ये क्या है? डॉटर सेल। तो ये हुआ ना समसूत्री विभाजन। ऐसे ही देखिए म्योसिस डिवीजन में भी पेरेंट सेल जो होती है, मान लीजिए इसके पास, ये कौन सा डिवीजन मैं बता रही हूं आपको? म्योसिस। म्योसिस डिवीजन, ये पेरेंट सेल है पीसी। तो म्योसिस डिवीजन में क्या होता है? पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। कितनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है? 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। 1 2 3 4। तो ये हो गए 4 डॉटर सेल। अब इनके पास म्योसिस डिवीजन में क्या होता है कि पेरेंट सेल से जो क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाते हैं, वे आधे जाते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में है, तो इनका आधा जाएगा। एक आधा क्रोमोसोम यानी आधे, यानी मान लीजिए क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। 46 में से ये 23 क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम गए ना। तो डॉटर सेल में हर एक डॉटर यानी 4 डॉटर सेल है, चारों डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम पहुंचेंगे? पेरेंट सेल के आधे। ये देखिए आधे पहुंच गए। नहीं समझे तो एक बार देखिए, ये है एक पेरेंट सेल, इसके पास है 46 क्रोमोसोम, इसकी ये 4 डॉटर सेल है। अब 46 का आधा 23, चारों के पास 23 क्रोमोसोम पहुंचेंगे। पहुंचे ना आधे। म्योसिस डिवीजन में अपनी डॉटर, म्योसिस डिवीजन जब डिवाइड करता है, जब म्योसिस डिवीजन होता है, तब कितने पहुंचते हैं उनके पास? डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम आधे पहुंचते हैं, हाफ क्रोमोसोम पीसी पेरेंट सेल। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो कौन सा है? माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में पित्त कोशिका से समान पुत्री कोशिका में गुणसूत्र समान पहुंचते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहां पर। चलिए अर्धसूत्री विभाजन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो देखिए, जो म्योसिस डिवीजन है ना, हमारी पूरी बॉडी में जो म्योसिस डिवीजन होता है वो सिर्फ होता है इन गैमेट सेल में। इन गैमेट सेल में ओनली म्योसिस डिवीजन होगा और कहीं पर म्योसिस डिवीजन नहीं होगा बॉडी में। ये हमारी जो गैमेट सेल है ये होती है 2 स्पर्म, जो कि प्रेजेंट होती है मेल की बॉडी में। जो स्पर्म सेल होती है, देखिए ये गैमेट सेल 2 होती है स्पर्म एंड ओवरी। चलिए
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? गैमेट सेल में। देखिए ये गैमेट सेल में ना, ये गैमेट सेल 2 टाइप की होती है, टेस्टिस एंड ओवरी। एंड ओवरी, ओवरी को हिंदी में अंडाशय। तो ये होती है 2, गैमेट सेल डिवाइड होती है टेस्टिस में, ओवरी में। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल में, ठीक है, ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल में। किसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है? फीमेल की। फिर ये गैमेट सेल में ही क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ आपको, म्योसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन बता रही हूँ। कहाँ होता है? गैमेट सेल में होती है। गैमेट सेल 2 टाइप की होती है, टेस्टिस एंड ओवरी। और ये फिर टेस्टिस में स्पर्म एंड ओवरी में एग सेल। किसका फॉर्मेशन होता है? एग सेल का, इसमें स्पर्म्स का, ठीक है। तो जब किसमें होता है, बस इतना याद रखिए, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? इन गैमेट सेल में होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोशिका का रसोई घर कौन सी ऑर्गेनली को यानी कोशिकांग को कहते हैं? तो देखिए कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर बात हो रही है कोशिका का रसोई घर की, तो ये जो रसोई घर है वो किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, यानी प्लांट में, जो प्लांट के अंदर सेल्स होती हैं, प्लांट वाली सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? कोशिका रसोई घर। यानी देखिए प्लांट के अंदर जो खाना यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है? इस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट का देखिए डायग्राम ऐसा होता है, इसके अंदर की एक लेयर हो रहा है, इसके इस अंदर वाले पार्ट को पता है क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाले पार्ट को स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर ऐसे सिक्के के आकार का बंडल होता है। बहुत सारे सिक्के जैसे हम इकट्ठा कर ले, 5-6 सिक्के इकट्ठा कर ले तो वे सिक्के ऐसे ही तो लगते हैं ऊपर नीचे रखे हुए। तो सिक्कों के आकार की कंपैरिजन की जाती है इनकी। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनम बोलते हैं। इस ग्रेनम के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इस ग्रेनम के अंदर ही प्रेजेंट क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। ये पिगमेंट देता है ग्रीन कलर। पौधों का जो ग्रीन कलर होता है वो इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही होता है ग्रीन कलर का, क्योंकि ये पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। पौधों का हरा रंग इस क्लोरोफिल के कारण ही होता है। इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और CO2 को लेकर क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है प्लांट में। तो किसके थ्रू हो रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? स्ट्रोमा में, ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और यहीं पर फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस हो रहा है खाना बनाने का। तो खाना बनाने का प्रोसेस इसीलिए इसे कोशिका को रसोई घर बोला। क्यों? क्योंकि प्लांट जो खाना बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं? इस क्लोरोप्लास्ट में बना रहे हैं। अब मैं इसके बाहर की बात करूं तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है प्लांट के अंदर? ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है हमारे जो प्लांट की जो पत्तियां होती है ना। देखिए नॉर्मली छोटी क्लासेज में क्वेश्चन आता है कि पौधे अपना खाना किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। अब पत्तियों के अंदर मीजोफिल सेल होती है। पौधे खाना किसके द्वारा बनाते हैं? अपनी पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में कौन सी सेल है जिसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल होती है। कौन सी सेल है वे? मीजोफिल सेल। इन मीजोफिल सेल के अंदर, यानी ये जो मीजोफिल सेल है, इन मीजोफिल सेल के अंदर ही बनता है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। कौन सा? ये वाला। कहाँ पे बन रहा है? इन मीजोफिल सेल के अंदर। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए प्लांट में जो रसोई घर बोलते हैं इसको, देखिए कैसे आएगा। प्लांट के अंदर रसोई घर बनने वाली जो ऑर्गेनली है वो कौन सी सेल होती है
जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनता है, प्लांट के अंदर वो कौन सी सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो सेल कौन सी है, ये मीजोफिल सेल है, जिनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है, मीजोफिल सेल के अंदर। और ये कहाँ होता है, अब अगर क्वेश्चन इसके अंदर आए कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रेनम के अंदर। ठीक है, ग्रेनम तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला। अगर हम इसका ये ऊपर वाला ये एक सिक्का उठाए, देखिए ये कहाँ हो रहा है, ग्रेनम बोल रहे हैं इस पूरे पार्ट को, और जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल कहाँ हो रहा है, इस सिक्के नुमा एक स्ट्रक्चर अगर मैं उठाऊं, इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है ये क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड के अंदर। और यहीं पर ये फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने का प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका में कोशिका की जेब कौन से कोशिकांग को कहते हैं, यानी पॉकेट ऑफ सेल। पॉकेट ऑफ सेल किसे कहेंगे, वॉक्यूल को कहते हैं। यहां पर देखिए ये जो वॉक्यूल है ना, ये ओ है, ये जो वॉक्यूल स्ट्रक्चर है, देखिए प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है वॉक्यूल का। प्लांट सेल के अंदर ये जो वॉक्यूल ऑर्गेनली है प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती है, लार्जेस्ट साइज की होती है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए कि वॉक्यूल की जो वॉक्यूल ऑर्गेनली है, देखिए वो कौन सी ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, वॉक्यूल। वॉक्यूल एनिमल सेल में देखिए ऐसे छोटी सी शेप में प्रेजेंट होते हैं वॉक्यूल एनिमल सेल में, छोटी सेल में एक छोटी सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में वॉक्यूल। क्या है ये एनिमल सेल के अंदर, वॉक्यूल है जो छोटी सी शेप में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस से भी बड़ा अगर है तो ये वॉक्यूल होता है। प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा होता है, एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। कौन, वॉक्यूल। प्लांट सेल में वॉक्यूल बड़ा होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए इसका वॉक्यूल का काम क्या होता है। जब देखिए कई बार सर्दी के मौसम में जब सन नहीं निकलता है, तो उस प्रेजेंस में इस वॉक्यूल में सेल्स क्या होती है, सेल्स को तो अपना खाना चाहिए, तो सेल्स अपना खाना इसमें, देखिए ये वैसे तो ये खाली पड़ा रहता है, ये जो वॉक्यूल स्ट्रक्चर है ये खाली पड़ा रहता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी विटामिन, जो भी मिनरल्स की जरूरत होती है, ये सेल्स इस वॉक्यूल्स के अंदर डिपॉजिट कर देती है अपना खाने का सारा मटेरियल। किसके अंदर डिपॉजिट करती है, इस वॉक्यूल में डिपॉजिट कर देती है सेल्स। और ठीक है, जब लगता है कि नहीं मतलब हमें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, तो ये सेल्स सारा खाना इसके अंदर पहुंचा देती है। फिर पूरी सेल्स के थ्रू ये पूरे प्लांट में खाना पहुंचाने का काम फिर किसके थ्रू होता है, ये वॉक्यूल ही पहुंचाता है, एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से तीसरी सेल में, ऐसे ये खाना चला जाता है। हर सेल के अंदर ये वॉक्यूल प्रेजेंट होता है, तो ये इमरजेंसी के टाइम पर ये वॉक्यूल अपना काम करता है, अदरवाइज ये खाली पड़ा हुआ स्पेस होता है वॉक्यूल। कब इमरजेंसी के टाइम पर आता है, जब पौधे खाना नहीं बना पाते हैं, तब ये इमरजेंसी के टाइम पर पौधों को खाना जो मिलता है, इस वॉक्यूल में जो स्टोर हुआ होता है खाना, वो मिलता है पौधों को। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कौन कौन सी कोशिकांग की झिल्ली एकल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैंने लिया। अब देखिए क्वेश्चन आएगा आपका एक ही झिल्ली को लेकर आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको तीनों झिल्ली के बारे में बता रही हूँ। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कोशिका में वो कौन सी झिल्ली है, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या तो उसमें से एकल झिल्ली होगी, कोई 2-3 होगी उसमें डबल लेयर वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए सिंगल लेयर भी ली है, सिंगल लेयर वाली झिल्ली ली है, डबल लेयर वाली, नॉन मेम्ब्रेन वाली भी, यानी मेम्ब्रेन लेस, जिसमें जिस ऑर्गेनली के पास कोई भी झिल्ली नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन वाली, वो ऑर्गेनली जिसके पास एक सिंगल लेयर होती है।
तो एंडो ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी स्ट्रक्चर नेट लाइक होती है। वॉक्यूल, जिसको अभी हमने देखा, वॉक्यूल्स, और गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी बॉडी से यहां पर एक चीज और समझिए, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं, यानी गोल्जी बॉडी का अलग से नाम क्या होता है? डिक्टियोसोम। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डिक्टियोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन दे दिया प्लांट सेल, एनिमल सेल, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए प्लांट सेल, एनिमल सेल, यानी बोथ करके, और चौथा दे दी जाए नन ऑफ दीज, तब आप देखिए, तब आप वहां पर लगा सकते हैं जो ये डिक्टियोसोम होता है, ये डिक्टियोसोम प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का नाम रखा गया है। कहां पे रखा गया है गोल्जी बॉडी का डिक्टियोसोम नाम? प्लांट सेल में। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वॉक्यूल और गोल्जी, इन तीनों के पास एक सिंगल लेयर है। कैसी लेयर है? सिंगल लेयर। डबल लेयर की हम बात करें आगे, डबल लेयर न्यूक्लियोलस के पास, देखिए डबल लेयर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, डबल लेयर न्यूक्लियस के पास होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल लेयर होती है। किसके पास होती है? क्लोरोप्लास्ट के। अब नॉन मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन लेस की, यानी वो ऑर्गेनेली जिसके पास एक भी झिल्ली नहीं होती, तो वो कौन है? राइबोसोम एंड माइक्रोबॉडीज एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, सेंट्रोसोम, ये तीनों ऑर्गेनेली कैसी है? एक सेल के अंदर जिनके पास एक भी झिल्ली यानी एक भी लेयर नहीं है। तो ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये आज के हमने 10 क्वेश्चन लगाए। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारे ये क्वेश्चन जो आज हमने यहाँ पर लगाए हैं। चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।